हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर ऑन चैनल सिविल क्रैकर। देखिए, इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी 2019 में आए हुए जो भी हिस्ट्री सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी होगा। और एक बात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं इनको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो हम यह समझ जाएंगे, यह देख लेंगे कि भाई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते किस टाइप के हैं और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी यही क्वेश्चन जो हैं रिपीट भी कर जाते हैं, हालांकि इसकी स्थिति बहुत कम है लेकिन कभी कभी होता है। और देखिए, तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो यूपीएससी के क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन क्या होते हैं, स्टेट पीसीएस में भी देखने को मिलते हैं कि जो यहाँ का क्वेश्चन है वो जाके पीसीएस में सेट कर दिया जाता है। तो इस तरह देखिए, ये जो प्रीवियस ईयर का सॉल्व है इसका अपना बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो देखिए, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सिर्फ इतिहास के क्वेश्चन को देखेंगे जो 2019 में आए हुए हैं। तो देखिए, यहाँ से देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता है। आमिल, तो देखिए आमिल क्या है? आमिल इसको बोलते हैं, अमल गुजार भी बोलते हैं। कब की बात हो रही है? दिल्ली सल्तनत। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत में आमिल को बोलते हैं अमिल गुजार। अच्छा भाई, इसका कार्य क्या था? देखिए, ये रेवेन्यू कलेक्टर का कार्य करता था, मतलब राजस्व संग्राहक का कार्य करता था। और इसकी कोशिश यह रहती थी कि ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां की जाएं, ऐसी कौन कौन सी चीजें की जाएं कि जो कृषक वर्ग है ये हमें ज्यादा से ज्यादा राजस्व दे सके। तो इस तरह हम क्या समझ रहे हैं? इस तरह हम देख रहे हैं कि जो पहला ऑप्शन है ये वाला सही है। अब हम आगे अपने दूसरे ऑप्शन पे भाई क्या है? तो देखिए, दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था है। देसी संस्था का मतलब क्या है? इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं कि पहले तो हम इक्ता प्रणाली क्या है भाई, सबसे पहले समझेंगे इक्ता। जो इक्ता है यह किस भाषा का शब्द है? यह क्वेश्चन भी आया है। तो देखिए, जो इक्ता है यह है अरबी भाषा का शब्द। और क्या पूछ रहा? अच्छा ठीक है, अब बताइए इक्ता प्रणाली जो है भारत में किसने लागू किया है? देखिए, भारत में इल्तुतमिश ने लागू किया था। अब देखिए, एक बात और है कि अगर इल्तुतमिश ने लागू किया है तो इसका मतलब यह है कि इस प्रणाली की शुरुआत यहाँ पर नहीं हुई है। अच्छा ठीक है, अब ये बताइए कि इस प्रणाली की शुरुआत कहाँ पे हुई है? तो इस प्रणाली की शुरुआत हुई है, देखिए, पश्चिमी एशिया में फारस। अच्छा, फारस क्या है? आज के टाइम में फारस को ईरान कहा जाता है। तो देखिए, जब इस प्रणाली की शुरुआत ईरान में हुई है, पश्चिमी एशिया में हुई है, तो क्या यह देसी संस्था हुई? तो यह देसी संस्था नहीं हुई, इसलिए दूसरा ऑप्शन जो है ये गलत है। अब देखिए, तीसरे पे हम लोग आ गए। तीसरा क्या है? मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। देखिए, मीर बख्शी के पद की बात की जा रही है और कहा रहा है कि दिल्ली के खिलजी सुल्तानों मतलब सल्तनत काल की बात कर रहा है। तो देखिए, एक बात हम और बता देते हैं कि जो ये मीर बख्शी का पद है यह मुगल काल से संबंधित है। अच्छा, और मीर बख्शी के कार्य क्या होते थे कि मीर बख्शी जो यह सैन्य प्रशासन का नेतृत्व करता था, मतलब जो सैन्य प्रशासन की गतिविधियां होती थी उन सबको नियंत्रित कौन करता था? मीर बख्शी। और यहाँ तक देखिए, एक चीज और है, जब हम मुगल काल पढ़े हैं तो उसमें क्या है, एक चीज मनसबदार। ये जो मनसबदार होते थे ना, इनकी नियुक्ति, इनके वेतन भत्ते, इन सब का निर्धारण कौन करता था? यही करता था मीर बख्शी। इस तरह क्या हुआ कि ये जो हमारा तीसरा ऑप्शन है कि खिलजी सुल्तानों के शासनकाल के अस्तित्व में आया, यह भी गलत हो गया। इस तरह देखिए, अब हम देखते हैं आंसर हमारा क्या है कि कौन सा सही है। तो देखिए, सिर्फ पहला सही था तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। अब देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भाई ठीक है, विचार करते हैं। क्या है? संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। तो देखिए, अगर आपने भक्ति आंदोलन पढ़ा है तो उसमें संत निम्बार्क को जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, संत निम्बार्क का संबंध कब है, कब से है? 11वीं शताब्दी से है। और ये जो अकबर है ये कब का है? ये तो 16वीं शताब्दी का है। अच्छा, 16वीं शताब्दी का कैसे है? देखिए, अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा है। बहुत ही आसान है ये चीज़, 1556 में हुआ था। तो इस तरह हम समझ गए अकबर का समय तो ये है और निम्बार्क का समय 11वीं शताब्दी है। तो क्या ये समकालीन हुए? नहीं हुए। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। तो देखिए, जो कबीर जी हैं इनका जन्म कब माना जाता है? 1440 ईस्वी में माना जाता है भाई।
और शेख अहमद सरहिंदी, इनका जन्म कब हुआ था? 1564 के आसपास हुआ था। तो क्या देख रहे हैं, ये 15वीं शताब्दी के हैं कबीर जी, और जो ये अहमद सरहिंदी जी हैं ये कौन है? 16वीं शताब्दी के हैं। तो भाई कबीर जी कैसे अहमद सरहिंदी से प्रभावित हो सकते हैं जब इनका जन्म पहले हुआ है? तो इस तरह हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखिए ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जा रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका होगा नीदर 1 नॉर 2, तो ये वाला डी। अब देखिए हम इसके आगे तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि जब ब्रिटेन यहाँ पे राज कर रहे थे उस समय की चीज़ों को पूछ रहा है। तो क्या है कि महात्मा गांधी गिरमिटिया मतलब इंडेंचर्ड लेबर इस प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। मतलब महात्मा गांधी ने गिरमिटिया प्रणाली को खत्म किया था, इस बात को देखना है। तो देखिए महात्मा गांधी ने जो अपना पहला आंदोलन स्टार्ट किया था साउथ अफ्रीका में, वह किसके खिलाफ था? वह इसी के खिलाफ था, गिरमिटिया प्रणाली के ही खिलाफ था। इस तरह हमारा जो पहला ऑप्शन है ये सही हो जा रहा है। अब दूसरा देखते हैं कि दे रहा है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। यहाँ पे देखिए नहीं दिया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जब क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड और महात्मा गांधी के बीच में बात होती है, एक मीटिंग होती है, और उसमें यह कहा जाता है, चेम्सफोर्ड या महात्मा गांधी को समझाता है कि ऐसा है कि भाई आप अपने जो भारतीय लोग हैं इनसे कहिए कि सेना में भर्ती हो जाएं थोड़ा सा। तो महात्मा गांधी ने लोगों से यह अपील भी की कि आप लोग सेना में भर्ती हो जाइए। अच्छा, महात्मा गांधी को एक बात यह विश्वास था कि अगर लोग सेना में भर्ती हो जाएंगे तो हो सकता है ब्रिटिश हमको कुछ रियायत दे दें। तो इस तरह इसलिए इन्होंने कहा था कि आप लोग सेना में भर्ती हो जाइए, और इसी के लिए महात्मा गांधी को क्या कहा जाता था? अंग्रेजों का सार्जेंट कहा जाता था। तो देखिए इसमें दिया है कि समर्थन नहीं किया था, तो ये वाला क्या हो गया? ये वाला गलत हो गया क्योंकि समर्थन तो किया था। अब देखिए तीसरा क्या है कि भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो देखिए ये जो राष्ट्रीय है सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस समय नमक कानून को तोड़ा गया था। तो उस समय क्या हुआ कि जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो इस तरह हमारा तीसरा भी ऑप्शन सही हो गया। तो अब हम देखते हैं कौन कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। देखिए हमारा पहला ऑप्शन सही है, हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, दूसरा सही ही नहीं है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे दिया है समर्थन नहीं किया था, जबकि इन्होंने समर्थन किया था। तो अब हम देखते हैं अच्छा इसमें कौन सा हो जाएगा। तो पहला तीसरा कहाँ है? बी है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए चौथे क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अच्छा किस किस युग्म पे भाई विचार करना है? तो देखिए सर तेज बहादुर सप्रू, अध्यक्ष अखिल भारतीय उदार संघ, मतलब प्रेसिडेंट ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन। तो देखिए ये वाला तो सही है। और दूसरा क्या है? केसी नियोगी, केसी नियोगी सदस्य संविधान सभा, मेंबर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो देखिए जो केसी नियोगी हैं ये कौन थे? देखिए यह संविधान सभा में सदस्य थे। और दूसरी बात यह है कि जो प्रथम वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? यही थे, केसी नियोगी थे। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा सही हो जा रहा है। अब तीसरा देखिए दे रहा है पीसी जोशी के बारे में। तो पीसी जोशी महासचिव भारतीय साम्यवादी दल। देखिए ये वाला भी सही है, तीसरा भी सही है। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है? 1 2 3 तीनों हो जा रहे हैं। कहाँ मिल रहा है? डी में मिल रहा है। तो इस तरह हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है देख लेते हैं इसको भी थोड़ा सा, क्या है यहाँ से देखिए कि मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच में क्या अंतर है। देखिए अब हम पहला देखते हैं, पहला ऑप्शन कि जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। तो देखिए अब हम यहाँ से सिर्फ समझेंगे, ऊपर हम लोग जागीरदार को छोड़ ही दे रहे हैं, जमींदार के बारे में देख ले रहे हैं सीधे से। यहाँ से देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो जमींदार हैं वे सिर्फ राजस्व की उगाही करते थे। क्या ये बात सही है? देखिए जो जमींदार थे, जिस भी क्षेत्र में जमींदार होते थे
यहाँ पर ये सिर्फ राजस्व की उगाही नहीं करते थे, होता क्या था कि ये राजस्व की उगाही कर भी रहे हैं, जमींदारों के पास अपने सैनिक होते थे और छोटे मोटे न्याय भी वे करते थे। तो जमींदार क्या कर रहे हैं, सैन्य व्यवस्था भी देख रहे हैं जहाँ पे हैं, और न्याय व्यवस्था भी देख रहे हैं। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि सिर्फ राजस्व उगाही करते थे, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया है। अब हम दूसरे ऑप्शन पे ध्यान देते हैं कि दूसरा ऑप्शन भाई क्या है। तो यहाँ से देखेंगे कि जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। तो देखिए हम फिर देखते हैं जमींदारों के बारे में कि जमींदारों के साथ क्या था कि जैसे जो जमींदार है यह अपनी जो क्या कहते हैं इसको, वसीयत वसीयत अपने पुत्रों के नाम कर देता था। तो जब पुत्रों के नाम कर दिया तो भाई अब तो कहीं न कहीं ये हो गया ना कि ये वंशानुगत हो गया। हालांकि ये होता था कि कभी कभी कि जैसे उसका पुत्र अगर अयोग्य है, नहीं संभाल पाया, तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। लेकिन क्या था कि ये वसीयत के रूप में अपने पुत्रों को ट्रांसफर कर देता था। तो यहाँ पे दिया है कि अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे, तो होते थे, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया है। तो अब बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना तो दो, इस तरह हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। अब देखिए हम लोग देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या है। इसमें देख रहा है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए चार्टर एक्ट 1813 को तो हम लोगों ने बहुत बेहतर ढंग से पढ़ा है, तो हमें लगता है कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही है, इसको तो कोई एक्सप्लेन ही नहीं करना है, इसको तो पढ़े ही हैं। दूसरा क्या है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये भी सही है, दूसरा भी सही है। और तीसरा क्या है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ये देखिए तीसरा ऑप्शन दिया है। तो देखिए जो 1813 का चार्टर एक्ट था, इसमें क्या क्या बातें की गई थी, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। पहले तो यह था कि 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, किसके लिए, शिक्षा के लिए। और दूसरा क्या था कि जो ब्रिटिश मिशनरी हैं उनको ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में अनुमति मिल गई थी। और तीसरा क्या था, तीसरा ये था कि जो चीन और चाय के साथ व्यापार है, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ यही 2 व्यापार करेगी, बाकी जो और ब्रिटिश व्यापारी हैं उनके लिए ये व्यापार का द्वार खोल दिया गया था। और इसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यह कहा गया था कि अब राजस्व वसूलने का और प्रशासनिक अधिकार किसके अंतर्गत हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया राजस्व का, लेकिन नहीं, राजस्व जो है ये किसके अंतर्गत आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दे दिए गए थे। तो इस तरह क्या है, जो तीसरा है, तीसरा हमारा गलत है। अब देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो 1 और 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए हम सातवां अपना देखते हैं कि सातवां क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए सातवां क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन। यहाँ से देखिए स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए स्वदेशी मूवमेंट, तो पहला इसमें क्या ऑप्शन दिया है कि इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। तो देखिए बहुत आसान है कि देसी शिल्पकारों दे दिया गया है, तो जहाँ पे देसी चीज आ गई है तो भाई स्वदेशी है तो देसी से संबंधित रहेगा ही। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया है। दूसरा, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना। देखिए 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1906 को इसकी स्थापना की गई थी। तो इस तरह देखिए यह भी सही हो जा रहा है। अब देखिए जो स्वदेशी आंदोलन हुआ ना, ये जो अपने देश में स्वदेशी चीज़ों को बढ़ाने के लिए, और दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा को भी बढ़ाने के लिए विशेष तौर से चलाया गया था। और जो बंगाल विभाजन है उसके विरोध में चलाया ही गया था, तो ये तो सब आप लोग जानते ही हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसमें देखिए दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2। तो कौन सा हो गया, सी हो गया है। अब जो हमारा आठवां क्वेश्चन हम लोग इसको देख लेते हैं कि अखिल भारतीय क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है भाई, करते हैं। इधर आंदोलन है, इधर लीडर है, नायक है। किस आंदोलन को किसने चलाया, इसका मतलब है। तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी ने चलाया था। बिल्कुल, कब चलाया था भाई, 1932 में चलाया था। दूसरा क्या है, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद। देखिए ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये कब हुआ था, 1936 में चलाए थे कौन, स्वामी सहजानंद। कहाँ से, लखनऊ से स्टार्ट किए थे। तीसरा है आत्मसम्मान आंदोलन, ईवी रामास्वामी नायकर। तो देखिए ये वाला भी सही है। अच्छा, ईवी रामास्वामी जो नायकर हैं इनको क्या कहा जाता था, इनको पेरियार कहा जाता था। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे तीनों सही हैं। अब तीनों हमको देख लेने हैं भाई, तीनों कहाँ पे दे रहा है। तीनों देखिए डी ऑप्शन में दे रहा है, 1 2 3। कौन सा सही सुमेलित है, तो तीनों सही है। अब देखिए नवा जो हमारा क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन कौन सा है,
9वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। देखिए यहाँ पे दे रहा नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, है कि नहीं है, इसको यहाँ पे नहीं देखते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पहला क्या है, चन्नूदड़ो, हड़प्पा स्थल तो है ही है, जिसने हड़प्पा के बारे में थोड़ा भी पढ़ा होगा तो उसको चन्नूदड़ो के बारे में पता है। दूसरा कोटदीजी, ये भी है। तीसरा देसलपुर, ये भी है, गुजरात के कच्छ में है। अब देखिए ये सोहगौरा दिया है, सोहगौरा का संबंध कहाँ है, इसका संबंध गोरखपुर से है। ये ताम्र पाषाण कालीन जो है यहाँ से नहीं, ताम्र शिलालेख यहाँ से मिले हैं, और ये जो है ये सोहगौरा हड़प्पा स्थल नहीं है, तो कौन सा हो गया, सी हो गया है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राजा अशोक उल्लिखित है। तो देखिए प्रस्तर रूप चित्र दिया है, मतलब स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। तो देखिए ऐसा ये जो है इसका देखिए पहला कंगनहल्ली, सांची, सहबाजगढ़ी, सोहगौरा, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कंगनहल्ली। तो देखिए यह क्या है, यह माना जाता है कि जो सबसे अशोक का जो सबसे पहला है स्तंभ मूर्ति शिल्प शिलालेख, जो अशोक का पहला शिलालेख है वह इसी को माना जाता है, कंगनहल्ली को ही। अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन जो हमारा है वह है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वरोपण, मतलब बुद्ध को देवता किसने माना था। देखिए बहुत ही आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है। दूसरा क्या है, बोधिसत्व पर के पथ पर चलना। तीसरा क्या है, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। तो देखिए जो बुद्ध है, बौद्ध धर्म, यह 2 शाखाओं में विभाजित है, एक है महायान और दूसरा है हीनयान। महायान लोग बुद्ध को क्या मानते हैं, बुद्ध को देवता मानते हैं, और हीनयान लोग क्या मानते हैं, हीनयान लोग मानते हैं महापुरुष। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि बुद्ध में देवत्वरोपण, मतलब बुद्ध को देवता किसने माना था। सीधी सीधी बात है, महायान शाखा ने। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अच्छा देखते हैं दूसरा ऑप्शन पता है कि नहीं, चलिए ठीक है मानते हैं दूसरा ऑप्शन नहीं पता है। तीसरा देखते हैं कि मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। तो भाई जब ये लोग देवता मान रहे हैं तो मूर्ति पूजा तो करेंगे ही। तो कौन कौन सा हमारा सही हो गया, 1 3 सही हो गया। देखिए दूसरा भी हमको क्लियर नहीं है, तो हम इसमें देखेंगे क्या क्या सही है। इसमें दिया केवल 1 सही है, बी केवल 1 2 सही है, सी केवल 2 3 सही है, डी 1 2 3 सही है। तो इसमें सही कौन होगा, तो 1 और 3 सही है तो हमें पता है, 2 का हमें आइडिया नहीं है। अब देखिए 1 3 कहाँ मिल रहे हैं, तो देखिए डी में मिल रहे हैं 1 3 है। अब 2 भी हो जाएगा, 1 3 तो सही है हमें पता ही है, तो 2 क्या है, बोधिसत्व के पथ पर चलना। देखिए किसी भी ऑप्शन में 1 3 और नहीं है, सिर्फ इसी में है, तो इस तरह डी हो जाएगा। अब देखिए 12वां क्वेश्चन जो हमारा है वह है कि गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विष्टि श्रम क्या है भाई, फोर्स्ड लेबर। देखिए जो बलात् श्रम है इसको गुप्त काल में क्या बोला जाता था, इसको विष्टि बोलते थे। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तो ऐसे पूरा दे दिया है, 1 लाइन दे दिया है, नहीं तो यही पूछ लेता है कि गुप्त काल में बलात् श्रम को क्या कहा जाता था, तो ये विष्टि हो जाता है। तो देखिए जो विष्टि है इसका काम क्या था, मतलब ये देखिए जब भी शाही सेना कहीं से गुजरती थी तो वहाँ पे जो भी किसान रहते थे उन किसानों को यह था कि मतलब भाई जब यहाँ से शाही सेना गुजरेगी तो आपके क्षेत्र से गुजरेगी तो आपको क्या करना है, शाही सेना के खाने पीने की व्यवस्था करना है। तो इसी को क्या बोलते थे, इसी को विष्टि बोलते थे, बलाश्रम बोलते थे। तो देखिए क्या है, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत था, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। तो इसका देखिए ये ऑप्शन, यही ऑप्शन ही सही हो जाता है सीधे सीधे। तो देखिए जो 2019 में उसमें हिस्ट्री के जो सीधे सीधे क्वेश्चन थे वो सिर्फ 12 क्वेश्चन ही थे। बाकी अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे 2018 में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं, और इस वीडियो में इतना ही है। तो ठीक है, बाकी आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।